ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल नंबर 20 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है तो भी आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अटक रहा है या नहीं साफ सुनाई दे रहा है, बैकग्राउंड नॉइज या एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस, देन यू कैन टेल मी, ओके। यस, रूल नंबर 20 सेज दैट कहाँ पर आपको फ्यू यूज करना है, अ फ्यू यूज करना है और द फ्यू यूज करना है। फ्यू का मतलब होता है कि बहुत थोड़ा, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर जब कोई चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस बिफोर द मीटिंग एंड। इसका मतलब कि मीटिंग बस एंड होने वाला है और बहुत थोड़ा सा हो सकता है, एक डाउट या दो डाउट किसी को बचा है या एक पॉइंट या दो पॉइंट मेंशन करना है, खत्म होने से पहले वो हमें कर लेना। मतलब एकदम थोड़ा सा कुछ बचा है, उसी में हमको डिस्कस करके खत्म कर लेना है आज के आज। अ फ्यू का मतलब होता है जहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्निफिकेंस डालना है, जहाँ पर आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी डालनी है कि कम से कम हमारे पास थोड़ा सा कुछ है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम से कम थोड़ा सा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप इस सिचुएशन में कहें कि a few questions that we have discussed have been cleared out to each and every student। मतलब जितने भी थोड़े बहुत ही लेकिन जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं क्लास में और सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा है बट एटलीस्ट जितना भी है वो हमने डिस्कशन किया है। अंडरस्टूड। अ फ्यू जहाँ पर भी आपका नेगेटिव का मतलब नेगेटिव सेंटेंस ही नहीं, मान लीजिए नॉट आ रहा है अगर आपके सेंटेंस में, तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव सेंटेंस। बट इवन इफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, in that sense also you will not be able to use a few in this sentence। अगर आपका कोई भी सेंटेंस है जहाँ पर सेंस में भी मीनिंग में भी नेगेटिविटी आ रहा है, तो उस केस में भी आप अ फ्यू यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। अ फ्यू रिप्रेजेंट्स अ लिटिल बिट ऑफ, आप कह सकते हैं होप, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा है बट कुछ तो है हमारे पास, इस टाइप का जब आप होप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब आप अ फ्यू लिखेंगे। अंडरस्टूड। द फ्यू ऑन दी अदर हैंड का इसका मतलब होता है जहाँ पर जो भी कुछ बचा कुचा है, ठीक है। द फ्यू पीपल हु वर लेफ्ट आफ्टर द फंक्शन वर स्लोली मेकिंग देयर वे आउट। मतलब कुछ जो लोग बचे थे फंक्शन के बाद वो भी धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, ठीक है। वट एवर देर इज, ठीक है। मतलब कुछ भी जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा है या कुछ भी थोड़ा मोड़ा जो है हमारे यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। द फ्यू का मतलब, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं गिवन है बट जब मैं फाइल में आपको दूंगी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये फाइल बनाया गया था मैंने। तो आपको जब ये फाइल मैं भेजूंगी तो मैं एटलीस्ट 5 to 6 एग्जाम्पल्स हर एक के लिए कोशिश करूंगी, हर एक फ्यू के लिए, अ फ्यू के लिए, द फ्यू के लिए, हर एक के लिए 5-5 या एटलीस्ट 4-5 एग्जाम्पल्स मैं देने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ पर आपको क्या चीज यूज करनी है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट आस्क मी, ओके। चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर हैंड रेज कर लीजिए, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। रूल नंबर 21 इज, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ पर आपको लेस यूज करना है, कहाँ पर फ्यूयर यूज करना है। पहली बात तो ये दोनों ही चीजें कंपैरिजन के लिए यूज होती हैं, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों यूज हो रहा है इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है। लेस हो गया या फ्यूअर हो गया, दोनों का ही सिमिलर मीनिंग होता है, क्या, थोड़ा सा कम है हमारे पास, ठीक है। पहले जितना था उससे कम है या फिर पहले जितना हुआ करता था उससे कम है। ये चीज रिप्रेजेंट जब आप करते हैं, कंपैरिजन हो रहा है, पहले से अभी का कंपैरिजन हो रहा है या अभी से बाद का कंपैरिजन हो सकता है, किसी भी टाइप का कंपैरिजन हो रहा है और उस कंपैरिजन में थोड़ा कमी है जिसकी वजह से आप लेस या फिर फ्यूअर यूज करते हैं। लेकिन दोनों में से कब यूज करना है, कौन सा? फ्यूअर आप तब यूज करते हैं जब आप नंबर डोनेट कर रहे हैं, यानी कि आपका जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा, ठीक है। काउंटेबल होगा तभी तो आप उसका नंबर डोनेट कर सकते हैं।
काउंटेबल होना चाहिए आपका नाउन, और जहां पर काउंटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली आप मतलब काउंट करके बता सकते हैं कि जैसे मेरे पास दो मोबाइल के पहले, अभी मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो दो से एक हो गया, मतलब कम हो गया, तब आप फ्यूगर लिख सकते हैं। नंबर जहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर मान लीजिए कि एक दर्जन में आपका 4-5 एप्पल्स चढ़े थे, ठीक है, या फिर सॉरी, एक दर्जन नहीं सर, 1 केजी में आपके 4-5 एप्पल्स चढ़े थे, बहुत बड़े बड़े अच्छे एप्पल्स थे, 4-5 एप्पल पूरा 1 केजी में अच्छा सा चढ़ गया। लेकिन जब मैं दोबारा उसी के पास, वेंडर के पास, उसी शॉपकीपर के पास लेने गई, तो उसने मुझे सिर्फ 3 या 4 ही एप्पल्स दिए, मतलब पहले से कम एप्पल्स दिए 1 केजी में। तो इस सिचुएशन में भी आपका नंबर घट रहा है, ठीक है, वेट सेम है, नंबर घट रहा है, तो उसमें आप फ्यूजर लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ क्वांटिटी का बात हो जाएगा, ठीक है, कि प्रीवियसली हमारे घर पे 1 केजी आटा आता था, अब आधा केजी आ रहा है, तो यहाँ पर जब वेट मेंशन किया जा रहा है, यानी कि क्वांटिटी मेंशन की जा रही है, तो उस सिचुएशन में आप लेस लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं दिन में 8 लीटर पानी पीने के लिए बोला जाता है, या 8 लीटर पानी कोई पीता है, लेकिन अब वो सिर्फ 6 लीटर या 4 लीटर ही पी रहा है, तो अभी कम हो गया, तो ये अगेन क्वांटिटी की बात हो गई, तो यहाँ पर लेस लगेगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी यहाँ पर ये चीज गिवन है, 4 सेंटेंसेस है जिसमें से 2 इनकरेक्ट 2 करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट यही बता रहा है कि कहाँ पर आपको फ्यूजर लगाना है, कहाँ पर आप लेस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपको फ्यू लगाना है, भले ही लेस और फ्यूअर का दोनों का मीनिंग सेम होता है, सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी आप लेस की जगह फ्यूअर नहीं यूज कर सकते और फ्यूअर की जगह लेस यूज नहीं कर सकते हो। No less than 40 students were selected. Again, students are countable noun, they are people. 40 आपका एक number given है already. So when number is represented, you will be mentioning fewer, not less. So no fewer than 40 students were selected. That is the correct sentence. ठीक है. There are no fewer than 4 liters of water in the bottle. Again, liters of water यानी कि quantity mention की जा रही है, measurement किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका fewer नहीं less mention होगा. So there is no less than 4 liters of water in this bottle. I hope rule number 21 is clear to everyone. If you are having any doubts, just raise your hand or you can write it in the chat box. I'm moving forward with rule number 22. Rule number 22 says कि आपका जो लिटिल है, ठीक है, अ लिटिल है और द लिटिल है, ये कब यूज होता है, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है कि बहुत कम, एकदम हार्डली, यानी मतलब कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, वहां पर आपका लिटिल यूज हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, जो मीनिंग आप कन्वे करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकरेक्ट करेक्ट लिखा हुआ है। माइंड यू, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है देयर इज अ लिटिल होप इन द रिकवरी, दैट इज करेक्ट ग्रामेटिकली, बट इसका मीनिंग अलग होगा जो सेकंड स्टेटमेंट है, देयर इज लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी। पहला जो सेंटेंस है, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी, इसका मतलब ये है कि अभी भी थोड़ी उम्मीद है कि वो बच सकती है, वो रिकवर कर सकती है, वो अच्छे से हेल्दी हो सकती है, थोड़ी उम्मीद अभी भी हमारे पास बची हुई है। There is the little hope for her recovery. This is a negative statement that means कि अगर भगवान का कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वो बच नहीं सकती है। Other than that, there is no hope. Medically, there is no hope that we can give you कि वो रिकवर करेगी, वो बच जाएगी, ठीक है। तो there is little hope for her recovery, मतलब ये नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। देर इज अ लिटिल होप ऑफ अ रिकवरी, मतलब अ लगा देने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि अभी भी थोड़ी उम्मीद है कि वो रिकवर कर जाएगी। अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर। ओके, यहाँ पर स्क्रीन जो है ये फ्लिकर करने लगा है, जस्ट लेट मी शेयर इट अगेन। अगर दोबारा हो जाता है स्क्रीन, ठीक है, हमारा स्क्रीन जो है वो दोबारा शेयर हो जाता है तो हम लोग यहीं से पढ़ेंगे, अदरवाइज फिर मिस होगा।
दूसरे डिवाइस से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इट इज नॉट क्लिकिंग नाउ। ठीक है, यस। तो जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे थे कि लिटिल सिर्फ लगाने से क्या होता है कि आपका जो ये सेंटेंस है ये नेगेटिवली रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बिल्कुल बहुत कम चांसेस है कि वो रिकवर करेगी। एंड देयर इज अ लिटिल होप, यानी कि वो पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि थोड़ी होप हमें अभी भी है। ठीक है, वाइटल्स क्लियर हैं उसके, ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है, वूंड है वो बहुत ज्यादा ब्लड नहीं लॉस हुआ है, आप अभी भी थोड़ी उम्मीद है कि वो बच सकती है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिटिल एंड अ लिटिल। ठीक है, द लिटिल आप कब यूज करते हैं? द लिटिल आप कब यूज करते हैं? अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन हैं दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ओनली जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, दैट इज वाई यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ये जितने भी सेंटेंस यहाँ मेंशन है रूल नंबर 22 में, जितने भी रूल्स यहाँ सेंटेंसेस मेंशन है, ग्रामेटिकली ऑल दो सेंटेंसेस आर करेक्ट बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस आर डिफरेंट। यस रोहित। मैम जैसे वो 21 का एक और वो स्लाइड जैसे दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। रूल नंबर, यस, दिस इज रूल नंबर 21। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर रूल नंबर 22 जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि द कब यूज होता है, द लिटिल कब यूज होता है। द लिटिल आपका तब यूज होता है जब आप यहाँ पर मतलब जितना भी थोड़ा बहुत है, नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है इतना ही है। ठीक है, लिटिल वाटर दैट इज इन द बॉटल मे बी यूज फॉर द चाइल्ड। ये ग्रामेटिकली नहीं, सिमेंटिकली यानी कि मीनिंग जो है उसके हिसाब से ये सेंटेंस गलत है। द लिटिल वाटर दैट इज इन द बॉटल मे बी यूज फॉर द पेशेंट, मतलब जितना थोड़ा सा भी बॉटल में वाटर बचा है, पानी जो है बॉटल में जितना भी थोड़ा बचा है वो पेशेंट के लिए यूज हम कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेंटेंस, दिस इज द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। तो यहाँ पर द लिटिल अ लिटिल कहाँ पर आपको यूज होना है, यू गेट टू नो दैट। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो अ लिटिल वाले भी जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। लिटिल नॉलेज कैन बी अ डेंजरस थिंग, इसका मतलब कि आपके पास थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है तो वो आपके लिए खराब है। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज कैन बी अ डेंजरस थिंग, हम इसकी थोड़ा सा नॉलेज, दोनों देखिए मीनिंग सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अ हटा देने से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। लिटिल नॉलेज मतलब कि सिर्फ मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक के ही बारे में पता है, आपके उसके अंदर में आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो तब वो रिप्रेजेंट करेगा लिटिल। अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज है, मान लीजिए कि आपको बेसिक पता है कि कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भी जानते हैं, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए, आपको उसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपके लिए उसके लिए प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा, किस तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लूप पढ़ने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आपको लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा, फिर करके देखना होगा, फिर जो मिस्टेक्स आएंगे उन्हें करेक्ट करना होगा, बहुत सारा प्रोसीजर होता है। तो अ लिटिल नॉलेज कैन बी डेंजरस। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिविटी यानी कि पॉजिटिविटी शो करने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि आप बुद्धू हैं या फिर आप समझदार नहीं है, आप स्मार्ट नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी जो नॉलेज है वो बहुत कम है आपके पास। ठीक है, तो लेकिन आपके पास जितनी भी नॉलेज है दैट इज नॉट इनफ फॉर यू टू लाइक टू पुट द बेसिक। ठीक है, तो आपका बेस बनाना है आपको। ठीक है, बेस बनाना ही काफी नहीं है, उसके अलावा भी आपको नॉलेज होना जरूरी होता है। अंडरस्टूड? तो दैट इज द मीनिंग दैट इज बीइंग कन्वेड, इसीलिए सेकंड वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऊपर वाला नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 23,
अगेन इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। रूल नंबर 23 ये बता रहा है कि कहाँ पर आपको एल्डर यूज करना है, कहाँ पर आपको ओल्डर यूज करना है। तो एल्डर हम यूज करते हैं जहाँ पर हमारे रिलेटिव्स रहता है, यानी कि फैमिली मेंबर रहता है और उनसे हम एज डिफरेंस कंपेयर कर रहे हैं, तब वहां पर हम एल्डर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल if I'm talking about my father, ठीक है, if I'm talking about my brother, if I'm talking about my sister, इन सब के लिए जब अगर मैं एज डिफरेंस बताने की बात करूंगी तब मैं एल्डर यूज कर सकती हूँ। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे कोई कॉलीग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उनसे अगर मेरा कोई एज डिफरेंस मुझे बताना होगा तब मैं ओल्डर यूज करूंगी, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर नहीं है। ठीक है, तो एल्डर जो होता है, पहली बात तो सिर्फ लिविंग पर्सन के लिए यूज होता है और जो आपके फैमिली है उन्हीं के लिए यूज होता है। ओल्डर जो होता है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। पर्सन वो जो आपके फैमिली में इंक्लूडेड नहीं है, और थिंग्स जो कोई भी थिंग होता है, ठीक है, ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन या ओल्डर देन माय हाउस, ठीक है, anything that is represented. This book is older than my age, ठीक है, और this book is older than the one that I'm reading right now. जो भी कंपैरिजन आपको करना है वहां तक, ठीक है, थिंग्स के बीच में कोई भी कंपैरिजन करना हो तो हमेशा ओल्डर लगेगा, एल्डर कभी भी नहीं लगेगा। ह्यूमंस के बीच थोड़ा सा डाउट हो सकता है बहुत लोगों को कि ओल्डर लगाएं या एल्डर लगाएं। तो जब भी आप अपने, जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं अपने अगर सिस्टर के बारे में बात कर रही हूँ, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो मेरे से बड़ी है, मेरी सिस्टर है, मेरी फैमिली मेंबर है, तो इसके लिए मैं एल्डर यूज करूंगी। ठीक है, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल ओल्डर देन मी वेयर आई वर्क, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मुझसे बड़े बहुत सारे लोग, तो वहां पर जितने भी लोग हैं वो मेरे फैमिली मेंबर नहीं है, तो उनके लिए मैं ओल्डर यूज करूंगी। ठीक है, इफ यू कैन लुक इन द एग्जांपल, रोहन इज एल्डर देन ऑल द अदर बॉयज इन दिस एरिया। अब इस एरिया में उसके फैमिली के अलावा और भी लड़के हैं और भी बॉयज हैं, तो यहाँ पर कंपैरिजन विद इन फैमिली नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एल्डर नहीं ओल्डर लगेगा। रोहन इज ओल्डर देन ऑल द अदर बॉयज। ठीक है, तब्बू इज माई ओल्डर ब्रदर। तब्बू यहाँ पर उसके ब्रदर है। ठीक है, तो जब भाई है, उसका अपना भाई है, फैमिली के अंदर कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर ओल्डर नहीं एल्डर लगेगा। तब्बू इज माई एल्डर ब्रदर। आई होप रूल नंबर 23 इज क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 23 में किसी को भी कोई डाउट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 से कि जब आप नॉर्मल कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज, जैसे आपने ओल्डर देन एल्डर देन वाला कंपैरिजन किया, तो ये सारे कंपैरिजन के लिए आप देन यूज करते हैं। ठीक है, सोहान इज ओल्डर देन ऑल द अदर बॉयज। ठीक है, देन आपका बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है कंपैरिजन के लिए। लेकिन अगर आपने देन के आगे, मतलब अगर आपने, सॉरी, अगर आपने कंपैरिजन के लिए सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, ये सारे वर्ड जो हैं, जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड अगर आपने यूज किए हैं कंपैरिजन के लिए, तो इनसे आप आगे कभी भी देन नहीं लगाते हैं, आप टू लगाते हैं। ठीक है, जो कंपैरिजन आपका होता है यहाँ पर, वो देन के थ्रू नहीं होता है, टू के थ्रू होता है। दैट मीन्स तारा इज जूनियर देन नीता नहीं होगा, तारा इज जूनियर टू नीता होगा। ठीक है, आई प्रेफर रीडिंग देन वॉकिंग नहीं होगा, आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग होगा। ठीक है, if you give another example, then X company's product is inferior to Y company's product। इसका मतलब कि X कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो Y कंपनी से ज्यादा बुरा है या ज्यादा खराब है, उससे नीचा है। ठीक है, ऊपर नहीं है। ठीक है, मिस्टर वाई इज सीनियर टू मी। ठीक है, वो मेरे सीनियर हैं। ठीक है, prior to coming to X place, prior to prior I press नहीं, prior आपका यूज होगा पहले वाला। ठीक है, जब तो prior
if the places that I went prior to this, okay, the places that I went prior to this have much better view prior to this place, मतलब जहाँ पर मैं अभी हूँ उससे पहले जिस प्लेसेस पे मैं गई थी वो इससे ज्यादा बेटर व्यूज वहां पर हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑल द एग्जाम्पल, ठीक है। जितने भी सेंटेंसेस आप फॉर्म करने की कोशिश करिएगा, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, प्रायर हो गया, इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सीनियर हो गया, सभी के साथ आपका जो कंपैरिजन हो रहा है वो टू का यूटिलाइजेशन करेगा। मतलब कंपैरिजन के बाद ये सारे वर्ड्स लिखने के बाद आप टू लिखेंगे, ना कि आप देन लिखेंगे, ठीक है। कंपैरिजन यहाँ देन से कभी नहीं होगा। इज रूल नंबर 24 क्लियर टू एवरीवन? रूल नंबर 24 क्लियर हो गया सबको? ओके, so let's move on to rule number 25. Rule number 25 says कि जहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि सभी स्टूडेंट, क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं एक स्टूडेंट, ठीक है, कोई एक एक्स स्टूडेंट आपकी क्लास का है, एक्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक्स स्टूडेंट आपकी क्लास का है, जैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट मैंने लिखा भी है, एक्स इज मोर रिस्पॉन्सिव देन द अदर स्टूडेंट इन द क्लास। इसका अदर लगाने का मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, ठीक है, उसमें से एक एक्स है, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है बाकी से कंपैरिजन। तो जब मैं इस तरह का कंपैरिजन करती हूँ तो यहाँ पर मुझे ध्यान ये देना है कि जो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो जैसे एक्स को मैंने बाकी स्टूडेंट से कंपेयर किया है, तो बाकी स्टूडेंट्स में एक्स को मुझे हटाना है ना, ठीक है। एक्स को मुझे बाकी स्टूडेंट्स में से, बाकी के क्लास के बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से पहले एक्स निकालूंगी, फिर एक्स को मैं बाकी स्टूडेंट से कंपेयर कर रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं आपके क्लास में उनसे मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो कंपैरिजन के वक्त एक्स जो है वो बाकी जितने भी स्टूडेंट है सबसे कंपेयर हो सकता है, लेकिन इस ग्रुप में जहाँ पे कंपेयर हो रहा है वहां अगर एक्स भी प्रेजेंट रहे तो एक्स खुद से कंपेयर नहीं हो सकता है। तो इन सिमिलर वे जब भी आप किसी कलेक्टिव नाउन को, ठीक है, या सॉरी एक कॉमन नाउन को, ठीक है, एक पर्टिकुलर से कंपेयर करते हैं तो उस कॉमन नाउन में से उस पर्टिकुलर को हटाना होता है, जिसके लिए यहाँ पर अदर लगता है। और एक एग्जांपल दे देती हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए कि अगर आप गोल्ड को बाकी मेटल से कंपेयर कर रहे हैं, तो गोल्ड इज प्रेशियस, मोर प्रेशियस देन द अदर मेटल, क्योंकि अगर मैं वहां पर अदर नहीं लगाती हूँ, गोल्ड इज प्रेशियस टू द मोर प्रेशियस देन अदर मेटल, देन मेटल्स अगर मैं लिखती हूँ, तो वहां उस मेटल्स में गोल्ड भी इंक्लूडेड है अगर मैं अदर नहीं लिखती हूँ। तो गोल्ड खुद से कंपेयर नहीं हो सकता ना, गोल्ड सिल्वर से कंपेयर हो सकता है, गोल्ड आयरन से कंपेयर हो सकता है, गोल्ड प्लैटिनम से कंपेयर हो सकता है, गोल्ड एल्यूमिनियम से कंपेयर हो सकता है, लेकिन गोल्ड खुद से कंपेयर होके कैसे ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इसी केस में जब सेम चीज आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, सिमिलर चीजों को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं, सेम चीजों को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो उस ग्रुप में से आपको जिस चीज को आप कंपेयर कर रहे हैं उसे निकाल देना है बाय यूजिंग अदर इन फ्रंट ऑफ दैट कॉमन नाउन। अभी भी नहीं समझ में आया तो और एक एग्जाम्पल देती हूँ। और एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मान लीजिए कि एक बुक लिखी है मैंने, ठीक है, उसकी 2 कॉपीज मेरे हाथ में है, ठीक है, तो उन दोनों कॉपीज को, ठीक है, अब कॉपीज है, इसका कॉपीज का क्या मतलब होता है कि एक बुक छपी है, दूसरी बुक छपी है, मान लीजिए 500 कॉपीज निकली मेरे बुक की, ठीक है, जो मैंने बुक लिखी है उसकी 500 कॉपीज निकली। अब उस 500 कॉपीज में से मैं मैं एक कॉपी को दूसरे कॉपी से कभी कंपेयर कर सकती हूँ क्या? अगर 500 कॉपीज निकली तो एक कॉपी में जो लिखा है वही दूसरी कॉपी में भी लिखा होगा, राइट। 500 कॉपी में वही सेम चीज लिखी है तो वो आपस में कंपेयर नहीं हो सकती है।
लेकिन मैंने अगर कोई नॉवल लिखा है, ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने कोई नॉवल लिखा है तो उस नॉवल को मैं बाकी जितने राइटर्स हैं उनकी नॉवल से कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहना यही चाह रहा है राइट, जो रूल है आपका, कि आप सिमिलर चीजों को आपस में कंपेयर या सेम चीजों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आप सिमिलर चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो सिमिलर बताने के लिए आपको जो जिस चीज से कंपेयर हो रहा है, जो सेकंड वाला चीज से मेंशन किया होगा आपके सेंटेंस में, इसके आगे देन लगाना है, ठीक है। आई होप रूल नंबर 25 इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई चीज नहीं क्लियर है तो अभी चैट बॉक्स में लिख दो या हैंड रेस कर लो। रूल नंबर 25 क्लियर हो गया सबको? ओके, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है रूल नंबर 25, then let's move on to rule number 26. When many is used, it is always followed by singular verb. यानी कि many जब यूज होता है तो उसके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, ना कि प्लूरल वर्ब। ऐसा क्यों होता है? अगर आप सेंटेंस के थ्रू समझे, many a kids were drowned in the river. Many a kids was drowned. Many a kids was drowned in the river. यहाँ पर many a जो लिखा हुआ है, many a के आगे आप देख रहे हैं कि जो आपका नाउन है वो सिंगुलर नहीं है, लेकिन आपका वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है। इसका रीजन ये है, many a का मतलब होता है, कहने का मतलब यही हुआ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रिवर में डूब गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनी जो वाला फ्रेज होता है, ये आपका होता है, इट इज सिमिलर टू, लाइक अगर मैं कहूँ कि जो मेरे नेबर हैं उनके बच्चों में से या उनके सन्स में से कोई एक सन लंदन चला गया, तो इसका हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं? वन ऑफ द सन ऑफ माय नेबर हैज वेंट टू लंदन या इज गोइंग टू लंदन। तो इसमें जब वन ऑफ द सन्स आता है, यानी कि जितने सन हैं उसमें से कोई एक गया है लंदन, ठीक है। तो मेनी ऑफ किड्स का मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चों में से कोई एक होगा या बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चे जो हैं वो ड्राउन हुए हैं। यहाँ पर ये कहने का रीजन ये होता है कि आपको नहीं पता कि एक बच्चा ड्राउन हुआ है या एक से ज्यादा बच्चे ड्राउन हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाने का मतलब यही होता है that it represents a collective or collective group of those students or those kids who have drowned. उनको हम एक यूनिट की तरह लेकर, ठीक है, many a kids कहने का मतलब बाकी बच्चों में से उन बच्चों को हमने छाट के एक ग्रुप बना लिया, सिंगुलर कर दिया, जो यहाँ पर इस रिवर में डूबे हैं, ठीक है। तो थ्रू एग्जाम्पल्स यू हैव अंडरस्टूड। तो मेनी जो फ्रेज होता है, मेनी ऑफ फ्रेज, many people say that X company's product is very good, ठीक है। तो many of people का मतलब एक लोग हो सकता है, 10 लोग हो सकता है, 10,000 लोग हो सकता है, बहुत लोग हो सकते हैं। तो you don't know the exact number। तो हमने क्या किया कि उसे एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन डाल दिया, एक यूनिट में डाल दिया कि इतने लोग जो हैं, ये सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि एक्स कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। दिस इज द टेक्निकलिटी बिहाइंड मेनी ऑफ फ्रेज। मेनी ऑफ वाला जो फ्रेज है उसका ये मतलब होता है, इसे इस तरह यूज किया जाता है। आई होप रूल नंबर 26 इज क्लियर। एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट रिलेटेड टू रूल नंबर 26? Okay, so let's move on to rule number 27. And before it ends, let me tell you ये आपका लास्ट रूल है, उसके बाद आपका कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो अभी हमारे पास जितना टाइम है उसमें हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे,
किसने टाइप के क्वेश्चन है ये मैं बता दूंगी, और ये क्वेश्चन जो सारे हैं ये फाइल में आज के आज आपको सेंड कर दूंगी विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट क्लास जो है आप जितने भी रूल्स हैं वो सब पढ़ के आएंगे, जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट वीक आपके ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को आप एक अलग वर्ड फाइल में कॉपी करके 26 रिपीट कर दूँ। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। ये जो एक्सरसाइज होगा इसको और एक वर्ड फाइल में कॉपी करिएगा, वहां पर आंसर लिखिएगा। ठीक है, आंसर लिख के मैं ईमेल आईडी दे देती हूँ, ईमेल आईडी पे मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, दैट विल बी योर मंथली असाइनमेंट। ओके, यस, रूल नंबर 26 अगेन। यस रेशो। मैम 26 रिपीट कर दीजिए। हाँ बच्चे कर देते हैं, आई टेल। ठीक है, 26 रोल नंबर ये मतलब होता है जब मेनी अ वाला फ्रेज यूज होता है किसी के भी साथ। मेनी अ किड्स यहाँ पर लिखा है, मेनी अ पीपल या मेनी अ स्टूडेंट्स या मेनी अ टीचर्स, इस तरह का अगर कोई फ्रेज यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आगे का सेंटेंस है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल के लिए या पर्टिकुलर नंबर ऑफ किड्स के लिए या पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम क्या करते हैं, मेनी ऑफ फ्रेज जब यूज होता है तो इसमें जितने भी लोग इंक्लूडेड हैं, जो ये, उन्हें हम एक यूनिट की तरह काउंट करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, यहाँ पर वॉज लगा है ना इस सेंटेंस में, करेक्ट सेंटेंस में क्या लगा है, वॉज लगा है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, मेनी अ पीपल थिंक दैट, थिंक्स यहाँ पर लिखा है, यानी कि एस वाला कब लगता है आपका मेन वर्ब में, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहे। तो इसका मतलब यही है, मेनी पीपल थिंक दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स कंपनी इज वेरी गुड। तो ये मेनी ऑफ वाला जो फ्रेज होता है, इसके आगे आप कोई भी नाउन लगा रहे हैं, कॉमन नाउन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग आगे वाला सेंटेंस का जो भी काम हो रहा है उसमें इंक्लूडेड हैं, उन्हें हम एक यूनिट में डाल देते हैं और सिंगुलर यूनिट में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कलेक्टिव नाउन होता था ना, एक साथ मिलकर हम काम कर रहे थे, तो ज्यूरी जब एक साथ मिलकर डिसीजन ले रही थी तब उसे हम सिंगुलर लेते थे और उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाते थे। तो सेम केस में यहाँ पर मेनी अ किड्स या फिर मेनी अ पीपल, मेनी अ स्टूडेंट, ये जो फ्रेज रहेगा इसको हम सिंगुलर यूनिट लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे और इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अंडरस्टूड? अभी भी समझ में आया है और एक बार एक्सप्लेन कर दो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट रूल। लास्ट रूल इसलिए नहीं कि इसके आगे और कोई रूल नहीं है, ये रूल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ मेन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर यही है कि आपके एग्जामिनेशन जितने भी रहेंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट के टाइम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहे, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, ये सारे इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार रीड करिए, समझिए पूरा अच्छे से। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स एंड देन वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके, so when the words like as well as, along with, together with, no less than, in addition to, not and with join to subject, यानी कि ये सारे जो भी फ्रेजेस हैं, ठीक है, इनके साथ जब आप दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वर्ब जो है, ठीक है, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो चाहे आपका मेन वर्ब हो, वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक्स और वाई को मैंने एज वेल एज के साथ, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, किसी के भी साथ, यहाँ जितने भी फ्रेज हैं सबके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, एक्स एज वेल एज वाई लिखा है, तो मेरा जो वर्ब लगेगा, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, दोनों ही मेरा अकॉर्डिंग टू एक्स के लिए लगेगा, वाई के लिए नहीं लगेगा। इफ आई गिव यू स्केलेटन स्ट्रक्चर, अगर मैं स्केलेटन स्ट्रक्चर देती हूँ तो एक्स के साथ यहाँ पर
इसका मतलब ऊपर में जितने भी फ्रेजेस हैं, ठीक है, एज वेल एज है, नॉट है, विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वाई लगा है, ठीक है। तो इसके आगे जो मेरा वर्ब रहेगा, ठीक है, वर्ब जो रहेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, इज एम आर हो, वॉज वर हो, हैव हैव हो, ये सभी जो है अलोंग विद योर मेन वर्ब सिंगुलर लगेगा या फिर प्लूरल लगेगा, वो एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब एक्स अगर सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, एक्स अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, ठीक है। वर्ब इज अकॉर्डिंग टू एक्स, अकॉर्डिंग टू एक्स, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अगर नहीं समझ में आया, लेट्स लुक एट द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, रवि as well as his 5 friends are going, तो आर गोइंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर पहला क्या है, एक्स की प्लेस पे क्या है, रवि है, तो रवि सिंगुलर नाउन है आपका, तो सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो रवि एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स इज गोइंग, ठीक है। इज रूल नंबर 27 क्लियर टू ऑल? यस, रूल नंबर 27 क्लियर है सबको? If you want, I can explain again. Just type it in the chat box. Okay. Okay, so I'm assuming everyone is cleared up till now. ठीक है, ये सारे जो भी नाउन है आपके, ये क्लियर अप अगर आपके हो गए हैं, then let's move on to some questions. Skeleton type बता देती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। पहले ये 10 टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इनको करेक्ट करके, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में करके यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना है, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस जो है वो, अगर आपको लग रहा है कि इनकरेक्ट है तो करेक्ट सेंटेंस नीचे लिखना है, अगर आपको लग रहा है करेक्ट है तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ कि जब ये फॉर्मेट आपके पास रहेगा, ठीक है, पहली बात तो इसको एक जगह वर्ड फाइल में कॉपी करिएगा पहले, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे आप, यस, कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, जहां पर आपको जो करेक्शन लिखना है, करेक्ट सेंटेंस लिखना है, वो ग्रीन में लिखेंगे या किसी और कलर में लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपने आंसर कहाँ लिखा है और क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट जैसा है वैसा ही करेक्ट है, ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को का कलर चेंज कर दीजिएगा। नंबर है यहाँ पर गिवन आपको, ये स्टेटमेंट का कलर चेंज कर दीजिएगा। और जिस भी कलर का आंसर लिखना है सब सेम लिखना चाहिए। अगर ग्रीन में लिखना है तो सबका आंसर ग्रीन में रहेगा, अगर रेड में लिखना है तो सबका आंसर रेड में रहेगा, ब्लू में लिखना है तो सबका आंसर ब्लू में रहेगा। अंडरस्टूड? ये सेंटेंसेस में से जो गलती है उसको करेक्ट करके आपको सही सेंटेंस लिखना है। ओके, नाउ यहाँ पर ऑप्शन गिवन है आपके पास, ठीक है, ABC 3 ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। इसके लिए आप सिर्फ ऑप्शन को टिक कर सकते हैं या फिर ऑप्शन का कलर चेंज कर दीजिएगा, जो भी सही आपको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 या इसके नीचे भी जितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन में सेंटेंस को यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। हर एक सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 5वां ऑप्शन आपका नो एरर है, यानी कि अगर जहाँ गलती नहीं रहे सेंटेंस में वो आप ऑप्शन नंबर E चूज करेंगे। लेकिन अगर जहाँ कोई गलती है, जिस भी पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर B पार्ट में मिस्टेक है, तो B पार्ट आपका आंसर है और उसे आप कलर चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ नीचे आंसर ऑप्शन B, आंसर ऑप्शन A, आंसर ऑप्शन E करके नीचे लिख देंगे। अंडरस्टूड? एंड इसको आप इस मेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। ठीक है, इस पे आप असाइनमेंट अपना भेजेंगे
पहले बात भेजने से पहले इम्पोर्टेंट थिंग, सब्जेक्ट में आपका नाम, रोल नंबर, बैच और ईयर, ये चारों चीज रहना चाहिए। नाम, रोल नंबर, बैच और ईयर। आई विल राइट इट हियर। सब्जेक्ट में आपका नेम, बैच, रोल नंबर एंड ईयर, ये चारों चीजें आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, तो मेंशन दिस थिंग इन द सब्जेक्ट एंड अटैच द फाइल। ठीक है, एक्सरसाइज की फाइल अटैच करिएगा और मुझे इस एड्रेस पे सेंड कर दिए, akanksha@gmail.in। ठीक है, ये आपका मंथली असाइनमेंट होगा। कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क। ठीक है, बट ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यस रोहित। मिस ये जो फॉर्मेट बताई नेमिंग वाला, उसको क्या कहना है, एक बार फिर से बताइए तो। अच्छा, जब आप ईमेल करेंगे तब सब्जेक्ट में ये लिख देंगे? हाँ, जब आप मुझे इस एड्रेस पे मेल करेंगे अपना असाइनमेंट, तो सब्जेक्ट में खाली मत छोड़िएगा, वहां पर नाम, बैच, रोल नंबर और ईयर मेंशन करिएगा। यस पीयूष। मैम कब तक सबमिट करना है? सबमिट आप नेक्स्ट वीक के एंड तक करिएगा, ओके नेक्स्ट सैटरडे तक। ओके नेक्स्ट सैटरडे तक आपको सबमिट करना है, तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। ठीक है, नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगी, बट साइड बाय साइड आपको जो भी डाउट रहेगा रिलेटेड टू दिस, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, ठीक है, आज आपका थर्सडे है, तो सैटरडे वाली जो क्लास रहेगी, सैटरडे वाली क्लास में हम लोग सिर्फ डाउट पूछेंगे। ठीक है, सिर्फ डाउट डिस्कशन होगा, यानी कि जितने भी यहाँ पर रूल हमने पढ़े अभी तक नाउन में, वो सारे डाउट क्लियर करेंगे सैटरडे वाली क्लास में। अगर कोई डाउट नहीं रहा तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, अदरवाइज जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करेंगे। और जो भी आपको क्वेश्चन में भी अगर डाउट है, एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या किस तरह सॉल्व करना है नहीं याद आ रहा है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, पहले जो 10 क्वेश्चन है, ये सारे 10 क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक्स हैं रिलेटेड टू नाउन ओनली, रिलेटेड टू नाउन कुछ मिस्टेक, ऊपर जितने रूल गिवन है उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, जो कि करेक्ट करके, यानी कि सेंटेंस को सही करके आपको नीचे लिखना है आंसर भर के। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर ऑप्शन गिवन है, ABC में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, यस बच्चे, आई विल सेंड द होल फाइल। मैं रूल्स के साथ एक्सरसाइज पूरा फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में आज। ठीक है, यस आई विल सेंड इट। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका एक सेंटेंस, एक ही सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ABCD, E ऑप्शन है नो एरर के लिए। तो आपको क्या करना है, जिसमें भी एरर है नीचे आंसर 14 करके लिख दीजिए, ऑप्शन ABCDE। जो भी एरर आपको लग रहा है, नो एरर है तो E लिख दीजिए, या फिर आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड फाइल है, कॉपी पेस्ट आराम से हो जाएगा। एक्सरसाइज की अलग से एक वर्ड फाइल बनाकर वहां सॉल्व करिएगा। यस आई विल क्रिएट द वीडियो प्लेलिस्ट। ठीक है, आपको जितनी आपके क्लास के बैच के जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं उसका प्लेलिस्ट बना के मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, वो सारे लिख के एक साइड में रखिएगा ताकि आप भूल ना जाए। फाइल जब साइन करेंगे तो पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास पूछ लीजिएगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।